Hello students, in this video we'll discuss chapter number 13 insulation. तो बेटा सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये वर्ड इंसुलेशन कैसे बना है। तो इंसुलेशन बना है किससे? इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। ठीक है, कैसे बना है वो देखो। इनकमिंग का हमने लिया IN, सोलर का लिया SOL और ATION किससे ले लिया? रेडिएशन से, और क्या बन गया? इंसुलेशन। ठीक है, अब हम ये जानते हैं भाई होता क्या है इंसुलेशन। तो बेटा आप सबको पता है कि हमारी अर्थ के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन ही है? सन है। ठीक है, सपोज करो ये अर्थ है और ये सन है, तो हमारी अर्थ के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? सन है। तो द एनर्जी दैट अर्थ गेट्स फ्रॉम द सन, वो एनर्जी जो अर्थ को मिल रही है किससे? सन से, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इंसुलेशन। ठीक है, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्लियर हो गया इंसुलेशन। इंसुलेशन किससे बना है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। क्या मतलब होता है इंसुलेशन का? जो एनर्जी अर्थ रिसीव कर रहा है किससे? सन से, उसी को क्या कहते हैं? इंसुलेशन। अब कुछ एनर्जी तो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी एनर्जी वापस भेज देती है। ठीक है, चले आगे, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमको? आप सबको पता है बेटा जो सन है वो कंटिन्यूसली अपनी हीट को, लाइट को क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। हीट को भी रेडिएट कर रहा है, लाइट को भी रेडिएट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, चारों दिशाओं में। उसमें से कुछ हमारी अर्थ को भी मिल जाती हैं। सन यहाँ पर है, ये चारों दिशाओं में अपनी हीट, लाइट को रेडिएट कर रहा है, पर इसमें से कुछ किसको भी मिल जाती हैं? हमारी अर्थ को मिल जाती हैं। इट इज़ नोन एज सोलर रेडिएशन। ये जो हीट और लाइट सन चारों दिशाओं में रेडिएट कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब बेटा ये जो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है ना एनर्जी का, एनर्जी फ्रॉम द सन टू अर्थ एंड देन इनटू स्पेस। पहले सन की एनर्जी अर्थ तक पहुंचे, ये रहा सन, ये रही अर्थ, और वापस से ये अर्थ से फिर से वापस चली जाए। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या लिखा है? जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है सन से अर्थ तक और वापस से फिर स्पेस में, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सच में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब बेटा इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या आता है? एनर्जी ट्रांसमिशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। एनर्जी का ट्रांसमिशन भी होगा, एनर्जी कहीं स्टोर भी होगी और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब जब एनर्जी का ट्रांसमिशन रेडिएशन के फॉर्म में होता है, तो बताओ एनर्जी का स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता होगा? फिर से ध्यान से सुनो। जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है ना बेटा, वो किस फॉर्म में होता है? रेडिएशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, पर वहीं एनर्जी का जो स्टोरेज है, जो उसका ट्रांसपोर्ट है, वो हीट के फॉर्म में होता है। ठीक है, हीट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साथ साथ कहाँ पर भी होगा? हाइड्रोस्फेयर में भी होगा और लिथोस्फेयर में भी होगा। फिर से जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से समझो। एनर्जी ट्रांसमिशन रेडिएशन के फॉर्म में होगा, पर ट्रांसमिशन के बाद हमने देखा कि एनर्जी का स्टोरेज भी हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। तो ये किस फॉर्म में हो रहा है? ये हीट के फॉर्म में हो रहा है, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में और लिथोस्फेयर में। कैसे? देखो, जब सन से एनर्जी अर्थ तक पहुंचेगी तो एटमॉस्फेयर पे भी इम्पैक्ट डालेगी। जो ज़मीन गर्म होगी लिथोस्फेयर पे भी इम्पैक्ट डालेगी। और क्या पानी गर्म नहीं हो रहा है? पानी भी गर्म हो रहा है, तो पानी पे भी इम्पैक्ट डालेगी। तो याद रखेंगे एनर्जी ट्रांसमिशन रेडिएशन के फॉर्म में होता है, पर वहीं एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट हीट के फॉर्म में होता है। और ये हीट कहाँ कहाँ पर मिलेगी आपको? एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में और लिथोस्फेयर में। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो बेटा हमारी अर्थ के ऊपर लाइट का और हीट का जो प्राइमरी सोर्स है वो सोलर रेडिएशन ही है। सन से हम तक पहुंचने वाली जो रेडिएशन है उसकी वजह से ही अर्थ के ऊपर लाइट भी रहती है और अर्थ के ऊपर हीट भी रहती है। अब बेटा ध्यान से सुनो। क्या ध्यान से सुनना है? कि भाई जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर हीट और लाइट का मेजर सोर्स कौन ही है? सन ही है, सोलर रेडिएशन ही है। पर जो सोलर रेडिएशन हम बेटा रिसीव करते हैं ना, वो टाइनी फ्रैक्शन है, बहुत छोटा सा पार्ट है, पर
सोचो गर्मियों में हम इस टाइनी फ्रैक्शन से परेशान हो जाते हैं, समर्स हमारी एक्सट्रीम होने लग गई हैं। अगर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हमें मिलता तो हमारे अर्थ पे तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है ना। तो जो हमारी अर्थ है वो रिसीव करती है हीट को, किससे? सोलर रेडिएशन से, जो कि एक टाइनी फ्रैक्शन है किसका? उस एनर्जी का जिसको सन रेडिएट करता है। टाइनी समझ रहे हो, बिल्कुल नन्हा सा छोटा सा, पर हम उसमें ही परेशान हो जाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? टाइप्स ऑफ रेडिएशन। जो सन की रेडिएशन होती है ना बेटा, वो 3 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। द सन्स रेडिएशन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। पहली होती है वाइट लाइट, जो हमें दिखती है, सूरज की रोशनी हमें कैसी दिखती है? वाइट दिखती है ना। उसके अलावा होती है इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो सन की रेडिएशन के कितने पार्ट हैं? 3। वाइट लाइट जो हम देख सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। के अलावा भी बेटा जो हमारा सन है, जो हमारे सूर्य देवता हैं, वो एटॉमिक पार्टिकल्स को भी रिलीज़ करते हैं, एमिट करते हैं। कहाँ पर? स्पेस में। ठीक, कोई बात? तो रेडिएशन एक तरफ। अब आ जाओ आप एटॉमिक पार्टिकल्स पे, जिन्हें हम क्या भी कहते हैं? सोलार विंड। तो रेडिएशन के अलावा सोलार विंड भी एमिट करते हैं हमारे सन। कहाँ पर? स्पेस में। और बेटा ये जो सोलार विंड है या ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये क्या हैं? ये चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं? चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। बेटा जो हमारी अर्थ है उसकी भी क्या है? अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन इम्पैक्ट करता है, कौन अफेक्ट करता है? ये चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कोई बात? तो सन एटॉमिक पार्टिकल्स को भी एमिट करता है, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं? सोलार विंड। कहाँ पर करता है? स्पेस में करता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं सोलार विंड के, या ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये क्या हैं? ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चार्ज्ड हैं, ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते हैं। देन बेटा हमारी अर्थ को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है ना मूवमेंट के लिए, चेंज के लिए, ये सब कौन ही देता है? अब बेटा जो सन की एनर्जी है वो अर्थ तक पहुँचे उसके पहले ही वो नष्ट होने लग जाती है। ठीक है। स्कैटर्ड मतलब बिखरने लग जाती है। अगर पूरी की पूरी पहुँचती तो समझो हमारा क्या होता। ठीक है। वो तो अच्छा है कि सन की जो एनर्जी है वो हमसे पहुँचने के पहले ही क्या हो जाती है? डेसिपेट। क्या हो जाती है? स्कैटर। स्कैटर मतलब बिखरना, डेसिपेट होना मतलब उसकी इंटेंसिटी का कम हो जाना या नष्ट हो जाना। ठीक है। तो सन की एनर्जी बहुत मात्रा में तो हमसे पहुंचने के पहले ही नष्ट हो जाती है, बिखर जाती है, फैल जाती है। ओनली 1 पार्ट, सिर्फ 1 पार्ट हमें रिसीव होता है आउट ऑफ 2 बिलियन पार्ट्स। 2 बिलियन पार्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट हमें रिसीव होता है। आ रही है बात समझने? तो सोचो जिसको थोड़ा बहुत ज़्यादा होता होगा उसका क्या हाल होता होगा। तो सन की एनर्जी अर्थ तक पहुँचे, अर्थ को रीच करे, उसके पहले ही वो डेसिपेटेड हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। डेसिपेटेड बोले तो नष्ट हो जाना, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाना। स्कैटर्ड बोले तो बिखर जाना। तो वो नष्ट हो जाती है, बिखर जाती है, पूरी की पूरी हम तक नहीं पहुंच पाती। तो कितनी पहुंचती है हम तक? 1 पार्ट आउट ऑफ 2 बिलियन पार्ट्स। 2 बिलियन पार्ट में सिर्फ 1 ही पार्ट हमें मिलता है या अर्थ तक पहुंचता है। अब बेटा इस पैराग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करूं उसके पहले आप लोगों को प्लैंक्स लॉ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्लैंक्स लॉ। क्या कहता है ये प्लैंक लॉ? ये कहता है कि जितनी ज़्यादा गर्म बॉडी होगी वो उतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी, पर जो वेवलेंथ होंगी वो कैसी होंगी? शॉर्टर होंगी। ठीक है। जो हमारा सन है बहुत गर्म है। ठीक है। बहुत गर्म है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, पर किस में कर रहा है? शॉर्टर वेवलेंथ में कर रहा है। ठीक है। किस में कर रहा है? शॉर्टर वेवलेंथ में कर रहा है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझो कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर भी एक आदमी खड़ा हुआ है। इन दोनों के पास में एक रोप है। क्या है? एक रोप है। अगर ये आदमी इस रोप को ज़ोर ज़ोर से हिलाएगा तो इसकी वेव्स कैसी बनेंगी बेटा? ऐसी।
ठीक है। और जब ये इसको धीरे से हिलाएगा तो उसकी वेव्स कैसी बनेंगी, ऐसी। तो जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पर वेव्स छोटी छोटी बनेंगी, जहाँ एनर्जी कम होगी वहाँ वेव्स बड़ी बनेंगी, ठीक है। तो क्या तुम लोगों को ये समझ में आया? हॉटर अ बॉडी, द मोर एनर्जी इट विल रेडिएट एंड शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। जितनी गर्म बॉडी होगी उतनी ज़्यादा वो एनर्जी रेडिएट करेगी और उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। आई बात समझ में? अब चलते हैं इस पैराग्राफ पे। रस्सी वाले एग्जाम्पल में एक बात समझना कि रस्सी जितनी जोर से, जितनी एनर्जी से हिलाई जाएगी उतनी शॉर्ट वेव्स बनेंगी, जितना धीरे धीरे हिलाई जाएंगी उतनी लॉन्ग वेव्स बनेंगी, है ना। यहाँ पर गर्म और ठंडे से नहीं बताया मैंने, एनर्जी के अमाउंट से बताया। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी शॉर्टर वेव लेंथ रस्सी में छोटी छोटी वेव्स बनेंगी। जितने धीरे धीरे आप उस रोप को हिलाओगे क्या, लॉन्ग वेव्स बनेंगी। चलो, जो सन की एनर्जी है वो हम तक पहुंचती है शॉर्ट वेव रेज में। किस में? शॉर्ट वेव रेज में। अगर टोटल 100% सोलर एनर्जी है तो उसका 50% ही हम तक पहुंच रहा है। अर्थ तक कितना पहुंच रहा है? 51%। इस 51 का 35% तो अर्थ तुरंत ही रिफ्लेक्ट बैक कर दे रही है स्पेस में। ये है सन। सन से अगर 100% निकल रही है तो हमें कितनी मिल रही है? 51%। टोटल जो 100% सोलर एनर्जी है उसका 51% अर्थ तक पहुंच रहा है। क्लियर है? अब अर्थ इसका 35% रिफ्लेक्ट बैक कर दे रही है और सिर्फ जो 14% है, यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, एक मिनट रुको, ये दिख गया 14, सिर्फ 14% ही हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है। और अर्थ नहीं एब्जॉर्ब कर रही है बेटा, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एटमॉस्फेरिक लेयर्स। अर्थ नहीं एब्जॉर्ब कर रही है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एटमॉस्फेरिक लेयर्स इंक्लूडिंग ओजोन ड्यूरिंग इंसोलेशन। तो अगर पूछा जाएगा कि ये 14% क्या अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है तो बोलना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? तो कौन कर रही है? एटमॉस्फेरिक लेयर्स। और इसी में कौन सी लेयर की बात भी की हमने? उस लेयर की जिसमें ओजोन है। किस लेयर में मिलती है ओजोन? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। देखो, जो सोलर रेडिएशन है या जो इंसुलेशन है वो स्ट्राइक करेगा किसको? अर्थ के सरफेस को। यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, ये लाइट किसको स्ट्राइक कर रही है? हमारे अर्थ के सरफेस को। अब बेटा देखो, ये तो पता चल गया कि सोलर रेडिएशन अर्थ तक पहुँच गई। अब अर्थ का काम चालू होगा। अर्थ क्या करेगी? तो सन से तो हमें शॉर्ट वेव में क्या मिल गई? रेडिएशन मिल गई। कहाँ तक पहुँच गई? अर्थ तक पहुँच गई, ठीक है। अब अर्थ अपना काम चालू करेगी तो अर्थ भी रेडिएट कर देगी इस हीट को बैक। कहाँ पर? एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब अर्थ इसे वापस दे रही है। किसको दे रही है बेटा? एटमॉस्फेयर को दे रही है। पर किस फॉर्म में दे रही है? इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। अब देखो, जितना सन गर्म था क्या हमारी अर्थ भी उतनी ही गर्म है? नहीं ना। सन के ऊपर तो जो टेम्परेचर है वो 6000 तक पहुंचता है। क्या हमारी अर्थ के ऊपर ऐसा है? नहीं है। तो सन से जो रेडिएशन अर्थ तक पहुंची वो किस फॉर्म में पहुंची? शॉर्ट वेव के फॉर्म में। अभी हमने पढ़ा था जितना बॉडी हॉटर होगी जो वेव बनेगी वो कैसी बनेगी? शॉर्टर। हीट ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, पर वेवलेंथ कैसी होगी? छोटी। पर वहीं पर जो हमारी अर्थ है जब ये रेडिएट करेगी तो लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ अभी उतनी भी गर्म नहीं है जितना कि कौन गर्म है? सन। फिर से ध्यान से सुनो, जो सरफेस है अर्थ का वो रेडिएट कर देता है इस हीट को वापस से। कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। किस फॉर्म में? लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में। The heat radiated by Earth in the form of long waves is called terrestrial radiation. अब आपसे 1 मार्कर 2 मार्कर में पूछ लिया जाए व्हाट डू मीन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो क्या कहोगे? अर्थ से वापस जो हीट जाएगी लॉन्ग वेव के फॉर्म में उसे ही हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सन से आने वाली रेज जो अर्थ तक पहुंची वो इंसुलेशन था। अर्थ से जो वापस एटमॉस्फेयर में जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव से इसको क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सन से चल के अर्थ तक पहुंचना इंसुलेशन, अर्थ से वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंचना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
अब बेटा यहाँ पर हमें एक बैलेंस देखने को मिलता है और उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, हीट बैलेंस। जो सन से हीट एनर्जी हम तक पहुँच पा रही है और अर्थ जिसे रेडिएट बैक कर दे रही है, वापस पहुँचा दे रही है एटमॉस्फेयर में, इसमें एक बैलेंस होता है। इसी बैलेंस को हम क्या कहते हैं, हीट बैलेंस। एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होती है किसमें, इनकमिंग सोलर रेडिएशन में, मतलब इनकमिंग इंसोलेशन में, सन से जो हीट एनर्जी हम तक पहुंच रही है उसमें, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में, अर्थ से जो वापस जा रही है रेडिएशन उसमें, और इसी को क्या कहते हैं, हीट बैलेंस। तो बेटा बहुत बढ़िया डेफिनेशन यहाँ पर हीट बैलेंस की दी हुई है, आप इसी को लर्न करो। मतलब मुझे तीनों डेफिनेशन पसंद आई। यहाँ पे इंसोलेशन भी बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से ईजी लिखा हुआ है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बहुत अच्छे से लिखा है। इन चीज़ों को तो आप लर्न कर ही लो, और जो बच्चे लर्न नहीं कर पाते वो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, पर मैं चाहूँगी कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आप लर्न कर ही लो। When both incoming radiation and outgoing radiation are balanced is called heat budget। बेटा जब इनकमिंग रेडिएशन और आउटगोइंग रेडिएशन बैलेंस्ड हो तो इसी को क्या कहते हैं, हीट बजट। अब बेटा इस पैराग्राफ को समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा आपको अपने दिमाग पर। देखो ये जो हीट बैलेंस है ये वर्ल्ड वाइड एवरेज बैलेंस है, ठीक है। अब हमने एवरेज क्यों निकाल दिया, ज़रा ध्यान से सुनो। ये जो पर्टिकुलर एरिया है जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, इस जगह पे सोलर हीट सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको रिसीव होगी, ठीक है। वहीं पर पोल्स पे उतनी हीट उतनी एनर्जी आपको रिसीव नहीं होगी। तो हमने इन दोनों का, इन तीनों एरिया, इन चारों एरियाज़, इन पांचों एरियाज़ का, पांच कैसे बोले मैंने, ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ये वाले हो गए टेम्परेट जोन, ये भी हो गया टेम्परेट जोन, और ये हो गया फ्रिजिड जोन। इन सब का एवरेज निकाल दिया है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये वाले जो प्लेस है इक्वेटर के आसपास, यहाँ पर सोलर एनर्जी तो ज़्यादा रिसीव होती है पर टेरेस्ट्रियल हीट ज़्यादा बाहर नहीं जाती है। पर वहीं पर पोल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी रिसीव तो कम होती है पर बाउंस बैक ज़्यादा हो जाती है। बाउंस बैक क्यों हो जाती है, ज़रा ध्यान से सुनना। क्योंकि अंटार्कटिका की बात करें, आर्कटिक रीजन की बात करें तो यहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी, आइस है ना, स्नो। तो आइस स्नो का जो एल्बिडो है, अब एल्बिडो एक नया टर्म है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा है। एल्बिडो ज़्यादा होने का मतलब क्या है, दे रिफ्लेक्ट मोर एंड एब्जॉर्ब लेस। एल्बिडो क्या है, एब्जॉर्ब लेस सोलर एनर्जी एंड रिफ्लेक्ट मोर। तो बर्फ़ ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा कि ग्रीन लीव्स ज़्यादा करेंगी, बताओ मुझे, बर्फ़ ज़्यादा करेगी ना, वाइट कलर की है। तो फिर से ध्यान से सुनो, जो पोल्स हैं उनका एल्बिडो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये हीट एनर्जी को बहुत कम, सोलर एनर्जी को बहुत कम अब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। और इसके ऊपर सिंपल सा रीज़न है, बर्फ कलर कैसा होता है, सफ़ेद, तुरंत ही ये बाउंस बैक कर देती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडिएशन रिसीव हो रही है उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज देती हैं। समझ में आया? अब जिसको नहीं आया वो ऐसे समझो, देखो ये जो हीट बैलेंस है ये वर्ल्ड वाइड एवरेज निकाल लिया है हमने, क्योंकि जो लो लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा रिसीव होती है, सन की हीट, लाइट, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा ज़्यादा होती है, पर ये एरिया लॉस कम करता है, मतलब एनर्जी का लॉस। ये जो रेडिएशन है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो यहाँ से कम जाती है, पर इसका अपोजिट उल्टा होता है पोल्स पे। पोल्स पे जो रिसीव रेडिएशन है वो तो कैसी होती है, लेस, है ना, पर वो रेडिएशन जो वो लॉस करता है वो कितना होता है, मोर। आई बात समझ में? चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा कि ये बैलेंस कैसे अचीव करती है हमारी अर्थ। तो ये जो बैलेंस होता है हीट बजट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, अर्थ के ऊपर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर ये बजट थोड़ा भी बिगड़ा, और हम धीरे धीरे करके इसको बिगाड़ ही रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग आप सबने सुना ही होगा, पहले इतना टेम्परेचर नहीं हुआ करता था जितना टेम्परेचर अभी है। अच्छा, लास्ट चैप्टर में ही शायद हमने डिस्कस किया था ना कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, आप लोगों को याद होगा। तो भाई ये हीट बजट बिगड़ा,
इसका बैलेंस बिगड़ा तो लाइफ पॉसिबल नहीं रह पाएगी, हमारे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जो अर्थ है आप सबको पता है कि वो रोटेट करती रहती है अपनी एक्सिस पे। अर्थ किसकी तरह, स्पिनर की तरह घूमती रहती है अपनी एक्सिस पे, है ना। जो सन की रेज होती हैं वो अर्थ के हर पार्ट को इक्वली वार्म नहीं करती हैं। ये वाला पार्ट बेचारा ज़्यादा वार्म रहता है, ये वाला पार्ट कम होता है वार्म, ठीक है। तभी तो यहाँ पर आइस है, स्नो है, और हम बेचारे गर्मी से परेशान हैं। अब बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अर्थ स्फेरिकल है, और स्फेरिकल शेप होने की वजह से, टिल्टेड एक्सिस होने की वजह से जो सन की हीट, इंटेंसिटी, लाइट अर्थ के हर पार्ट पर सेम अमाउंट में रिसीव नहीं होती। यहाँ पर ज़्यादा होती है तो यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर भी कम होती है। ये बात हमें पता चल गई ना। सन की जो रेडिएशन है वो इस पार्ट को ज़्यादा मिलती है, इन पार्ट्स को कम मिलती है, और इसी की वजह से बेटा बहुत सारी जो प्रोसेसेस हैं वो मोशन में आ जाती हैं और अर्थ के हीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। चलो ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझना है और लर्निंग कर लेना है। यहाँ से 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन, है ना। डिफाइन टर्म कंडक्शन। तो कंडक्शन मैं आपको समझाऊँ उसके पहले ये समझो कि ये हमारा गैस चूल्हा है। इस गैस चूल्हे के ऊपर हमने रख दिया तवा, और तवे पे जब हम रोटी सेकेंगे तो सिकेगी कि नहीं, सिक जाएगी, क्योंकि गैस जल रही है, तवा गर्म है, और तवे से ही हीट किसको भी मिलेगी, रोटी को, तो रोटी पक जाएगी, पक रही है रोटी। ऐसा ही कुछ होता है हमारे अर्थ के ऊपर भी। ये रही अर्थ। अब अर्थ हो गई गर्म, किससे गर्म हुई बेटा, ये सन एनर्जी से, सोलर रेडिएशन से। अब इसके आसपास बेटा जब अर्थ अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकालेगी, जब सन की हीट को, लाइट को, रेडिएशन को वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचाएगी, तो वो हवाएं जो डायरेक्ट अर्थ के कंट्रोल में है वो भी क्या हो जाएंगी, हॉट हो जाएंगी। देखो फिर से ध्यान से समझना। ये रही अर्थ, गर्म हो गई, अच्छी खासी गर्म हो गई है। एक तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, इंसोलेशन की वजह से भी गर्म हुई है, और इसके अंदर भी बहुत सारा कुछ है जिसकी वजह से भी अर्थ गर्म है और अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगी। साथ के साथ सोलर एनर्जी जो उसको मिल रही है वो भी वो रेडिएट करेगी। तो यहाँ से ये जब सन एनर्जी को रेडिएट करना चालू करेगी तो वो एयर जो डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, हॉट, गर्म हो जाएंगी। होंगी कि नहीं होंगी, हो जाएंगी। क्लियर है। ये जो हवाएं गर्म हो रही हैं ये किसकी वजह से हो रही है, कंडक्शन की वजह से हो रही हैं। कंडक्शन क्या है, जब कोई गर्म चीज़ है उसके कांटेक्ट में आके कोई चीज़ गर्म हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, कंडक्शन। देखो वो हीट जो हमारी अर्थ रेडिएट करती है, द हीट रेडिएटेड बाय अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ का सरफेस जिस हीट को रेडिएट करता है वो गर्म कर देता है एयर की एक पूरी की पूरी लेयर को जो अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और इसी को क्या कहते हैं, कंडक्शन। अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो एयर थी वो गर्म हो गई। क्यों गर्म हो गई, क्योंकि अर्थ भी अपनी हीट को रेडिएट कर रही है। इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अब बेटा आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लासेस में ओशन करंट्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कुछ ओशन करंट्स कोल्ड होती हैं, कुछ ओशन करंट्स हॉट होती हैं। जो इस रीज़न से निकलेंगी, इक्वेटोरियल रीजन से जो निकलेंगी वो हॉट होंगी। जो फ्रिजिड जोन से निकलेंगी वो कैसी होंगी, कोल्ड होंगी। हम बोल्ट करंट कैसी है, कोल्ड करंट है ना। तो ऐसे ही हॉट करंट होती हैं, कोल्ड करंट होती हैं। एयर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। वो obvious सी बात है, इक्वेटर के ऊपर जो हवाएं होंगी वो गर्म होंगी, पोलर रीजन के ऊपर जो होंगी वो ठंडी होंगी। तो ये जो हवाएं चलती हैं, ओशन करंट मूव करती हैं, ये जो सर्कुलेशन है बेटा एयर का और वाटर का, किसके ऊपर, ओशन के ऊपर। इसी की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर और वन लेवल टू अनदर। और ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का बाय सर्कुलेटरी मोशन, ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, ओ कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट, इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है। अब बेटा कंडक्शन
और कन्वेंशन में थोड़ा सा एक डिफरेंस यहीं पर देख लो कि कंडक्शन जो होता है वो किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। कन्विक्शन किस में होता है, तो कन्विक्शन होता है वाटर में और एयर में, ठीक है। कंडक्शन इन्वॉल्व्स मॉलिक्यूल्स ट्रांसफरिंग काइनेटिक एनर्जी टू वन अनदर थ्रू कोलिजन. Convection occurs when hot air rises, allowing cooler air to come and be heated. एक ओशन करंट एक जगह से निकली, दूसरी जगह पहुंची, गर्म थी, ठंडी हो गई, है ना। ये जो साइकिल कंटिन्यू चलती जाएगी, इसे क्या बोलेंगे, कन्विक्शन. जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो अभी भी ध्यान से सुनो. जब हीट का ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो और वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो उसे क्या कहेंगे, कंडक्शन, ठीक है। और कन्विक्शन किसको कहेंगे, जब हीट का ट्रांसफ़र तो हो पर किसके थ्रू हो, बाय द मूवमेंट ऑफ मैटर सच एज लिक्विड गैसेस. क्लियर है। अब बेटा ये जो कन्वेक्शन करेंट्स होती हैं ये ही एटमॉस्फेयर में किसका कारण बनती है, सी ब्रीज का. जब दिन का टाइम होता है तो जो हवाएं ज़मीन के ऊपर होती हैं वो जल्दी गर्म हो जाती हैं. जैसे ये रही ज़मीन और ये रहा पानी, ठीक है। अब ये जो पानी है ये ज़्यादा जल्दी गर्म होगा कि ज़मीन जल्दी गर्म होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो लैंड एरिया है वो जल्दी गर्म हो जाएगा. तो इसकी जो पास की जो ऊपर की हवाएं हैं वो भी जल्दी गर्म हो जाएंगी, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगी. अब जब ये ऊपर की तरफ जाएंगी, जो वार्म एयर्स होती हैं वो लाइट हो जाती हैं वेट में, तो राइज करने लगती हैं. तो अब हवाएं सी से लैंड की तरफ चलेंगी, मतलब ओशन से ज़मीन की तरफ चलेंगी, समुद्र से ज़मीन की तरफ चलेंगी, है ना. इसी को क्या कहते हैं हम, सी ब्रीज. क्लियर है, पढ़ लो एक बार. दिन के समय में वो हवाएं जो ज़मीन के ऊपर हैं वो गर्म हो जाएंगे और राइज कर जाएंगे. कूल एयर जो ओशन के ऊपर हैं वो आकर के इन गर्म हवाओं की जगह को ले लेंगी. पर रात में क्या होगा बेटा, इसका उल्टा, पानी देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा. ज़मीन जल्दी गर्म हो गई थी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो रात में उल्टा हो जाएगा. अब ज़मीन के ऊपर की जो हवाएं हैं वो ठंडी हैं और ओशन सरफेस के ऊपर की जो एयर है वो अभी गर्म है. तो ओशन सरफेस से कंटिन्यू हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं और ज़मीन से जो ठंडी हवाएं हैं वो इनकी वैकेंसी को फिल कर रही हैं. जिसको नहीं समझ में आया फिर से सुनो. दिन के टाइम क्या होता है, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और पानी धीरे से गर्म होता है. तो हवाएं इस तरीके से चलती हैं. गर्म हवाएं ऊपर चली गई और इस वैकेंसी को फिल करने सी से ब्रीज आई, जिन्हें हमने क्या कहा, सी ब्रीज. अब रात के टाइम की बात करेंगे बेटा. वो पानी जो देर से गर्म हुआ था वो देर से ठंडा भी होगा, मतलब अभी यहाँ पर गर्मी है, मतलब गर्म है, हवाएं गर्म हैं और वो ऊपर की तरफ जा रही हैं और यहाँ पर वैकेंसी है. यहाँ जो ज़मीन जल्दी गर्म हो गई थी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं अब वो यहाँ पर जाएंगी. क्लियर है. इसी को कहेंगे हम लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज कहाँ से चलती हैं, ज़मीन से. कहाँ पहुँचती हैं, ओशन सरफेस के ऊपर. सी ब्रीज ओशन सरफेस से चलती हैं और कहाँ पहुँचती हैं, ज़मीन के ऊपर. चलो एक बार बुक में भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. दिस इज़ बिकॉज लैंड सरफेस गेट्स कूल्ड मोर क्विकली दैन ओशन सरफेस. ओशन सरफेस से ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है क्या, लैंड सरफेस, और फिर चलने लगती हैं लैंड ब्रीज. बेटा ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा. हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ भाई एटमॉस्फेयर गर्म ज़्यादा किससे होता है, इनकमिंग रेडिएशन से कि आउटगोइंग रेडिएशन से. तो आप बता देना आउटगोइंग रेडिएशन से. अच्छा, आउटगोइंग रेडिएशन लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इंसुलेशन से ज़्यादा गर्म हो रहा है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से. तो किससे ज़्यादा गर्म हो रहा है बेटा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से. समझ में आ गई बात. तो हमारे एटमॉस्फेयर को कौन ज़्यादा हीट दे रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट. एटमॉस्फेयर किसकी तरह काम करता है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है. रात में एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस की तरह काम करता है और अर्थ के सरफेस को वार्म बनाए रखता है. रात में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किसकी तरह काम करता है बेटा,
ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। ग्रीन हाउस आपको पता होगा ना कि एक बार एनर्जी अंदर आ गई तो वो बाहर नहीं जा सकती, वो अंदर ही रहेगी। ग्रीन हाउस में ऐसे ही होता है ना, जो कांच का घर हम बनाते हैं, ऐसे ही बेटा जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो रात में किसकी तरह काम करता है, ग्रीन हाउस की तरह काम करता है और हमारे अर्थ के सरफेस को गर्म बनाए रखता है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एस्केप नहीं करने देता है स्पेस में। मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करके पकड़ के रख लेता है, उन्हें वापस से स्पेस में जाने नहीं देता। पर बेचारा दिन में हमारी बहुत मदद करता है। ड्यूरिंग द डे जो एटमॉस्फेयर होता है वो एब्जॉर्ब करता है 14% ऑफ इंसोलेशन का 14% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और रेगुलेट करता है अर्थ के टेम्परेचर को। तो भाई एटमॉस्फेयर के 2 इम्पॉर्टेंट रोल हैं जो आप सबको लर्न होने चाहिए। ये प्रिवेंट करता है एक्सट्रीम सॉफ्ट टेम्परेचर्स को, रात का टेम्परेचर इतना कम नहीं होने देता, दिन का टेम्परेचर इतना बढ़ने नहीं देता। तो यहाँ पर हमें थैंक यू बोलना चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर को कि भाई आप दिन के टेम्परेचर को भी एक्सट्रीम नहीं होने देते और रात के टेम्परेचर को भी एक्सट्रीम नहीं होने देते। द अर्थ वुड बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इफ एटमॉस्फेयर वुड नॉट बी देयर। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो दिन में हम बहुत गर्म होंगे, रात में हम बहुत ठंडे होंगे। हम नहीं मतलब हमारी अर्थ, और अर्थ होगी तो हम भी हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। बेटा हमारी अर्थ के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का वो यूनिफॉर्म नहीं है। जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है विंड्स एंड ओशन करेंट्स, दूसरा है लैटिट्यूड, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, चौथा है एल्टीट्यूड और पांचवा स्लोप ऑफ लैंड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का अर्थ के ऊपर वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अर्थ के जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो डिपेंड किस पे करेगा बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बेटा कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स, फिर से ध्यान से सुनो। विंड्स एंड ओशन करेंट्स, ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट। लैटिट्यूड, आप इक्वेटर पे रह रहे हैं कि पोलर रीजन में रह रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आप सी के कितने पास हैं या सी से कितना दूर हैं। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ये सब सी के पास में है। पर वहीं हम राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें तो वो बहुत दूर है ओशन से। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देन एल्टीट्यूड, कितनी हाइट पर आप हैं, और स्लोप ऑफ लैंड। ये फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं किस पर, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बेटा हम स्टार्ट इस डायग्राम से ही कर देते हैं। यहाँ रहा हमारा सन, सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करेगा ये पार्ट, लाइट रिसीव करेगा ये पार्ट। यहाँ पर जाएंगी सन की स्लैंटिंग रेज, जिनमें हीट भी उतनी नहीं होगी, इंटेंसिटी भी उतनी नहीं होगी। ये एरिया बहुत गर्म होगा, ये बहुत ठंडा होगा, बट थैंक्स टू आवर एयर ओशन करेंट्स कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। सबसे पहले अब हम बेटा किसको ही पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स को। तो ये है अर्थ और ये जो लाइनें होती हैं इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है जैसे ही आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत है, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम कम और कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड, जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे, इक्वेटर की डिग्री 0 है, 1 2 3 4 करते हुए यहाँ तक 90 पे पहुँचेंगे, 1 2 3 4 करते यहाँ तक 90 पे पहुँचेंगे। तो जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, लैटिट्यूड पे जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पर जाओगे, 67 68 69 90 पर पहुँचे तो आपका टेम्परेचर कम कम और कम मिलेगा। तो टेम्परेचर कम होता है विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है।
के साथ वो सन को रिवॉल्व भी कर रही है, ठीक है। अर्थ इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट हैज़ टिल्टेड एक्सिस, स्फेरिकल शेप, दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेनोमेना कि इक्वेटर ज़्यादा गर्म होगा, पोलर एरियाज पे हीट कम होगी। जो सन रेज होती हैं बेटा, जो अर्थ को स्ट्राइक करती हैं, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग अलग होता है। किसकी वजह से? अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से। ऑब्लिक और स्लैंटिंग रेज नॉट ओनली ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, अब जैसे ये स्ट्रेट रेज है, ये स्लैंटिंग रेज हैं, तो ये लंबा डिस्टेंस तय कर रही हैं, तो इनकी जो हीट है वो लार्जर एरिया को मिलेगी। यहाँ पर हीट एक कम एरिया को मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। एरिया बढ़ जाएगा, हीट कम हो जाएगी, एरिया छोटा है, हीट ज़्यादा मिल जाएगी। बेटा जो स्लैंटिंग रेज हैं, जो ऑब्लिक रेज हैं, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। स्लैंटिंग रेज ऑब्लिक रेज के साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है भाई? कि वो लार्जर एरिया को हीट देती हैं, लार्जर एरिया को कवर करती हैं, इसीलिए उनकी हीटिंग पावर कैसी हो जाती है? लेस, कम। अब बेटा अगर हम मिड डे सन की बात करें, ठीक है, मतलब दोपहर के 12 बजे की अगर हम बात करें, तो क्या होता है? ये ट्रॉपिक्स के तो बिल्कुल ओवर हेड होगा, है ना। ये रहा सन, ये ट्रॉपिक्स के तो क्या होगा? बिल्कुल ओवर हेड होगा। पर वहीं पर ऑब्लिक एंगल्स बनाएगा आउटसाइड द ट्रॉपिक। यहाँ पर एंगल कैसा बनेगा? ऑब्लिक बनेगा, स्लैंटिंग बनेगा। तो यहाँ पर हीट की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, लाइट कम पहुँचेगी, पर यहाँ तो बिल्कुल ओवरहेड। तो बेटा अभी हमने दो फैक्टर्स पढ़े, ये दोनों ही फैक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि जितना हायर लैटिट्यूड्स पर आप होगे, 71, 72 से 90 तक, 66 के ऊपर 90 तक, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जितना ज़्यादा लैटिट्यूड उतना ठंडा वो प्लेस, हायर द लैटिट्यूड कोल्डर इज़ द प्लेस। इस बेसिस पे बेटा हम हमारी अर्थ को 5 टेम्परेचर जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। टॉरड जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है। देखो ये इधर पे देखो डायग्राम में तो समझ में आएगा, एक मिनट। भैया ट्रॉपिक्स के बीच में जो एरिया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला जो एरिया है इसे हम टॉरड जोन कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर उसके बाद अगर हम इन एरियाज़ की बात करें जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर हैं पर नॉर्थ पोल तक है, एंटार्क्टिक सर्कल से कहाँ तक है? साउथ पोल तक है। ये एरिया जो होता है ये एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। पर वहीं पर 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ तक होगा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक होगा। अब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये ना ही तो ज़्यादा कोल्ड होगा और ना ही तो ज़्यादा हॉट होगा, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब यहाँ पर देखो साउथ पोल में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में, ये स्टार्ट होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और ख़त्म होगा कहाँ पर? एंटार्क्टिक सर्कल पे, जो कि है 66.5 डिग्री। तो ये वाला जो एरिया है ये भी कैसा है? नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अगर मैंने कहीं कंफ्यूज कर दिया हो तो फिर से सुनो, ये वाला जो एरिया है टू हॉट, जिसे हम टॉरड जोन कहते हैं। ये वाला जो एरिया है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल 66.5 से 90 डिग्री, एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल 66 से 90 डिग्री, ये है बहुत ठंडा, इसे हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, टू कोल्ड। पर बीच का जो एरिया है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 66.5 आर्कटिक सर्कल तक, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 66.5 एंटार्क्टिक सर्कल तक, ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब बेटा वो सन रेज जो टॉरड जोन के ऊपर होती हैं बहुत शॉर्टर डिस्टेंस को ट्रेवल करती हैं, ठीक है, स्मॉलर एरिया को हीट अप करती हैं, इसीलिए टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है। ट्रॉपिक जोन के बाद में जो सन रेज होती हैं थोड़ा सा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, इंक्लाइंड एक्सिस होती है, रिवोल्यूशन के कारण जो हीट होती है उससे क्लाउड अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर वेपर, और कुछ हीट वापस चली जाती है, किसकी वजह से? डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। तो जो सन रेज होती हैं जिस भी प्लेस पे स्लैंटिंग होगी
वो जो लार्जर एरिया को हीट अप करेंगी। तो टॉररेट जोन के बाहर जितना भी एरिया है वहाँ पर हीट और लाइट ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इसका इम्पैक्ट वहाँ के क्लाइमेट पे भी आता है, एयर टेम्परेचर पे भी आता है। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. एल्टीट्यूड हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।